किसी ने क्या खूब कहा है कि जो रिश्ते बनने होते हैं बन ही जाते हैं। नियति के छुपे हुए आशियों को कौन जान सका है। इसका शाखहार और कारोबार ऐसा है कि अनजानों को कैसे भी और कहीं भी मिला सकता है। वो दोनों भी तकरीबन 1 महीने से एक दूसरे को जानने लगे थे। रोज़ शाम को अपने अपने घर से टहलने निकलते और पार्क में बतियाते। आज भी दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर अभिवादन किया। तो सुबह से ही सब सही रहा आज? रमा ने पूछ लिया। तो रमन जी ने हाँ कहकर जवाब दिया और फिर दोनों में सिलसिलेवार मीठी मीठी गपशप भी शुरू हो गई। रमा उनसे 5 साल छोटी थी, मगर उनकी बातें गौर से सुनती और अपना विचार व्यक्त करती। रमन जी ने उसको बताया था कि वो परिवार से बहुत ही नाखुश रहने लगे हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी ही सूझती है। सबकी अपनी मनपसंद दुनिया और अपने मनपसंद अंदाज हैं। रमन जी का स्वभाव ही ऐसा था कि जब भी गपशप करते तो अचानक ही पोंगा पंडित जैसी बातें करने लगते। वो कहते, रमा जी पता है? तो वह तुरंत कहती, जी नहीं, नहीं पता है। तब भी वो बगैर हंसे अपनी रौ में बोलते रहते। इस दुनिया में 2 ही पुण्य फल है, एक तुम जो चाहो वह ना मिले और दूसरा तुम जो चाहो वह मिल जाए। यह सुनकर रमा जी खूब हंसने लगती। तो रमन जी अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहते, प्रभु की शरण में सब समाधान मिल जाता है। परमात्मा में रमा हुआ मन और तीर्थ में दान पुण्य करने वाले को सभी तरह की शंका का समाधान मिल जाता है। और हाँ रमा जी सुनिए, यह जो जीवन है वो भले ही कितना भी लंबा हो, नास्तिक बनकर और उस परमात्मा को भूलकर छोटा भी किया जा सकता है। यह सब सुनकर रमा जी अपनी हंसी दबाकर कहती, अच्छा जी, तो आपका आश्रम कहाँ है? जरा दीक्षा लेनी थी। यह सुनकर रमन जी काफ़ी गंभीर और उदास हो जाते, तो वो मन बदलने को कुछ लतीफ़े सुनाने लगती। वो उनसे कहती, गुरुजी, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। उक्त गीत में नायक नायिका से क्या कहना चाहता है, संक्षेप में भावार्थ बताओ रमन जी। रमन जी सवाल सुनकर बिल्कुल सकपका ही जाते। वो बहुत सोचते, पर उनसे तो उत्तर देते ही नहीं बनता था। रमा जी कुछ पल बाद खुद ही कह देती, रमन जी, इस गाने में नायक नायिका से कह रहा है कि ठीक है, तुमसे माथा फोरी कौन करे। उसके बाद दोनों ही जोरदार ठहाके लगाते। अक्सर रमन जी उपदेशक हो जाते। वो कहते कि मेरे मन में ईश्वर प्रेम भरा है और मैं तुमको भी यही सलाह इसलिए नहीं दे रहा कि मैं बहुत समझदार हूँ, बल्कि मैंने गलतियाँ तुमसे ज़्यादा की है और इस राह में जाकर ही मुझे सुकून मिला है, इसलिए। तो रमा जी भी किसी वामपंथी की मानिंद बोल उठती, रमन जी, 3 बातों पर निर्भर करता है हमारा भरोसा। हमारा अपना सीमित विवेक, हम पर सामाजिक दबाव और आत्मनियंत्रण का अभाव। अब इसमें मैंने अपने भरोसे की चीज़ तो पा ली है और खुश हूँ कि हाँ, वो कौन सी चीज़ ढूंढी यह तो समझने वालों ने समझ लिया होगा, मगर रमन जी तब भी रमा जी के मन को नहीं समझ पाते थे। रमन जी की भारी भरकम बातें सुनकर पहले पहल रमा को ऐसा लगता था कि वो शायद बहुत बड़े कुनबे का बोझ ढो रहे होंगे, बहुत सहा होगा, और इसलिए अब उनको उदासी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। फिर एक दिन रमा ने जरा खुलकर ही जानना चाहा कि या इलाही, आखिर ये माजरा क्या है। रमा उनसे बोली कि मैं अब 60 पूरे कर रही हूँ और मैं 65। ऐसा कहकर रमन जी हंस दिए। मेरा मतलब यह है कि मेरे बेटे बहू मुझे कहते हैं जवान बूढ़ी। हंसते हुए रमा जी ने कहा, अच्छा अच्छा। रमन जी ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया। वो जरा जरा सा मुस्कुरा भी दिए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपको कितने लोग मिलकर इतना दुखी कर रहे हैं कि आप परेशान ही नज़र आते हो। रमा जी ने गंभीरता से पूछा। रमा जी में बहुत ही आत्मीयता थी और रमन जी के साथ बहुत चाहत से बात करती थी। यही कारण था कि रमन जी बिना किसी संकोच के सब बता दिया कि वो सेनानिवृत्ति
बस कंडक्टर रहे हैं और इकलौते बेटे को 5 साल की उम्र से उन्होंने अपने दम पर ही पाला। कभी सिगरेट, शराब, सुपारी, पान, तंबाकू किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। पिछले साल ही बेटे का विवाह हो गया है। आज स्थिति ऐसी है कि वह और उसकी पत्नी बस अपने ही हाल में मगन है। बहू एक स्टोर चलाती है और बेटा जूते चप्पल की दुकान। दोनों का अलग अलग अपना काम है और बहुत अच्छा चल रहा है। ओह, तो यह बात है। आपको यह महसूस हो रहा है कि अब आपकी कोई पूछ ही नहीं रही है, रमा ने कहा। मगर पूछ तो अब आपकी नज़र में भी कम ही हो गई होगी। अब आपको यह पता लग गया कि मैं बस कंडक्टर था। रमन जी फिर उदास हो गए। उनकी इस बात पर रमा जी हंस पड़ी और बोली कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। दूसरा, आप हर बात पर उदासी को अपने पास मत बुलाया कीजिए। यह थकान की है और थकान की जननी है, और थकान बिन बुलाए ही बीमारियों को आपके शरीर में प्रवेश करा देती है। आपको पता नहीं कि मैं खुद भी ऐसी ही हूँ, मगर मेरा यह अंदाज ऐसा है कि फिर भी मेरे बेटे बहू मुझको बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि मैं मन की बिल्कुल साफ़ हूँ। मैंने 20 साल की उम्र में प्रेम विवाह किया और 22 साल की उम्र में पति को उसकी प्रेमिका के पास छोड़कर अपने बेटे को साथ लेकर निकल पड़ी। उसके बाद पलटकर भी नहीं देखा कि उस बेवफा ने बाकी ज़िंदगी क्या किया और कितनी प्रेमिकाएं बनाई, कितनों का जीना दूभर किया। मैं माता पिता के पास आकर रहने लगी और 22 साल की उम्र से बेटे की परवरिश के साथ ही बचत पर अपना पूरा ध्यान लगा दिया। मेरा बेटा सरकारी स्कूल और कॉलेज में ही पढ़ा है। वह अब एक शिक्षक है और पूरी तरह से सुखी है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मेरे पीहर में बगीचे हैं जिनमें 50 आम के पेड़ हैं, 50 कटहल और इतने ही जामुन और आंवले भी। मैंने इनकी पहरेदारी का काम किया और पापा ने मुझे बाकायदा पूरा वेतन दिया। जब मेरा बेटा 10वीं में आया तो मेरे पास पूरे 20 लाख रुपये की पूंजी थी। मेरे भाई और भाभी ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया। मेरी उनसे कभी अनबन नहीं हुई। वो हमेशा मुझे चाहते रहे, क्योंकि उनके बच्चों को मेरे बेटे के रूप में एक मार्गदर्शक मिल रहा था और मेरी वो पूंजी बढ़ती गई। मगर बेटे की नौकरी पक्की हो गई थी और उसने विवाह का इरादा कर लिया था, इसलिए हम लोग यहाँ इस कॉलोनी में रहने लगे। पिछले साल ही मेरे बेटे का विवाह हुआ है। अपनी बढ़िया बचत से और जीवन शैली के बल पर ही मैं आज करोड़पति हूँ, मगर सादगी से रहती हूँ। अपना सब काम खुद करती हूँ और कभी भी उदास नहीं रहती। पर आप तो हर बात पर गमगीन हो जाते हैं। इतने दिनों से आपकी व्यथा सुनकर मुझे तो यही लगता है कि आप पर बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है। इस तरह आप लगातार दुख में भरे रहें तो दुनिया से जल्दी ही विदा हो जाओगे। आप हर बात पर परेशान रहते हो, यह मुझको बहुत विचलित कर देता है। सुनो, मेरे मन में एक आइडिया आया है। आप एक काम करो, मैं कुछ दिन के लिए आपके घर चलती हूँ। वहाँ का माहौल बदलने की कोशिश करूँगी। मैं तो हर जगह सामंजस्य बना लेती हूँ। मैं 20 साल पीहर में रही हूँ, मगर आपको ऐसे कैसे? कोई तो वजह होगी ना मेरे घर चलने की। वहाँ मैं क्या कहूँगा? रमन जी बोले। अरे बहुत ही आसान है, मेरी बात गौर से सुनो। आज आप एक गरम पट्टी बांधकर घर वापस जाओ। कह देना कि यह कलाई अब अचानक ही सुन्न हो गई है। कोई सहारा देने वाला तो चाहिए ना, जो हाथ पकड़कर जरा संभाल ले। फिर मैं आपके दोस्त की कोई रिश्तेदार हूँ। आप कह देना कि बुढ़िया है मगर ईमानदार है, मेरा पूरा ध्यान रख लेगी वगैरह। वो भी सोचेंगे कि चलो सही है, बैठे बैठे सहायिका भी मिल गई, कोशिश करके देखता हूँ। रमन जी ने कहा और पास के मेडिकल स्टोर से गर्म पट्टी खरीदकर अपने घर की तरफ जाने वाली गली में चले गए। रमा जी का तीर निशाने पर लगा। 1 सप्ताह की तैयारी कर रमा जी उनके घर पहुँच गई थी। रमा जी के आने से पहले रमन जी के बेटे बहू ने उनकी एक अलग ही इमेज बना रखी थी और उनको एक अति साधारण महिला समझा था। मगर जब आमना सामना हुआ तो रमा जी का आकर्षक व्यक्तित्व देखकर उन्होंने रमा जी के पैर छू लिए। यह देख रमा जी ने भी खूब दिल से आशीर्वाद दिया। रमा जी को तो पहली नज़र में रमन जी के बेटे बहू बहुत ही अच्छे लगे। खैर, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। यह सोचकर रमा जी किसी निर्णय पर नहीं पहुंची और सब आने वाले समय पर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह से ही रमा जी ने मोर्चा संभाल लिया था।
रमन जी अपनी कलाई वाले दर्द पर कायम थे और बहुत ही अच्छा अभिनय कर रहे थे। रमा जी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, इसलिए सबके जागने तक वो नहा धोकर चमक रही थी। वो खुद चाय पी चुकी थी। रमन जी को भी 2 बार चाय मिल गई थी। साथ ही वो हलवा और पोहे का नाश्ता तैयार कर चुकी थी। यह देख बेटे बहू भौचक्के थे। इतना लजीज नाश्ता कर वो दोनों गदगद थे। बेटा बहू दोनों अपने काम पर निकले तो रमन जी ने हाथ चलाया और रसोई में बर्तन धोने लगे। रमा जी ने बहुत मना किया तो वो जिद करके मदद करने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि 3 दिन तक बाई छुट्टी पर रहेगी। शाम को बेटे बहू रमा जी को कह गए थे कि आज वो बाहर से पाव भाजी लेकर आएंगे, इसलिए रमा जी भी पूरी तरह निश्चिंत रही और आराम से बाकी काम करती रही। उन्होंने आलू के चिप्स बना दिए और साबूदाने के पापड़, गमलों की सफाई कर दी। एक ही दिन में रमा जी की इतनी मेहनत देखकर रमन जी का परिवार हैरत में था। रात को सबने मिलजुल कर पाव भाजी का आनंद लिया। रमन जी और रमा जी रोज शाम को लंबी सैर पर जा रहे थे। कुछ जानने वालों ने अजीब निगाहों से देखा, मगर दोनों ने इसकी परवाह नहीं की। इसी तरह पूरा 1 सप्ताह निकल गया। कहाँ गुजर गया कुछ पता ही न चला। रमन जी और उनके बेटे बहू रमा जी के दिल से प्रशंसक हो चुके थे। वो चाहते थे कि रमा जी वहाँ कुछ और दिन रहे। ऐसा देख रमन जी का चेहरा निखर उठा था। उनकी उदासी जाने कहाँ चली गई थी। बेटे बहू उनसे बहुत प्रेम से बात करते थे। वातावरण बहुत खुशनुमा हो गया था। रमा जी अपने मकसद में कामयाब रही। उनको कुछ सिल्क की साड़ी उपहार में मिली, क्योंकि रमा जी ने रुपये लेने से मना कर दिया था। रमा जी वहाँ से चली गई और रमन जी को शाम की सैर पर आने को कह गई, पर शाम को रमा जी सैर पर नहीं आ सकीं। रमन जी को उन्होंने संदेश भेजा कि वो 100 परिवार 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हैं। रमन जी ने अपना मन संभाला, मगर तकरीबन 1 सप्ताह गुजर गया और रमा जी नहीं आई। रमन जी के किसी संदेश का जवाब भी नहीं दिया। रमन जी को फ़ोन करते हुए कुछ संकोच होने लगा तो वह मन महसूस कर रह गए। पूरा महीना ऐसे ही निकल गया। लगता था रमन जी और बूढ़े हो गए थे, मगर वो रमा जी के बनाए आलू के चिप्स और पापड़ खाते तो लगता कि रमा जी यहीं पर है और उनसे बातें कर रही है। एक शाम उनका मन सैर पर जाने का हुआ ही नहीं तो नहीं गए। अचानक देखते क्या हैं कि रमा जी उनके घर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। वो एकदम हैरान रह गए। अरे ये क्या हुआ? पीछे पीछे उनके बेटे बहू भी आ गए। अब तो रमन जी को सदमा लगा। वो अपनी जगह से खड़े हो गए। बहू ने कहा, रमा जी अब यहाँ 1 महीना रहेंगी और हम उनके गुलाम बनकर रहेंगे। रमन जी ने कारण जानना चाहा तो बहू ने बताया कि उसकी छोटी बहन अभी होम साइंस पढ़ रही है। उसको कॉलेज के अंतिम प्रोजेक्ट में अनुभवी महिला के साथ समय बिताना है, डायरी बनानी है, इसलिए। ओहो, अच्छा, बहुत अच्छा। बहू, बहुत ही सही निर्णय। कहते समय रमन जी के चेहरे पर लाली आ गई। मगर उनके परिवार से बात कर ली? वो अचानक पूछ बैठे। परिवार मना कैसे करता? मेरी बहन और रमा आंटी तो फेसबुक दोस्त हैं और रमा जी का परिवार तो समाज सेवा का शौकीन है ना रमा आंटी? रमन जी की बहू चहक उठी। रमा जी ने अपने व्यवहार की दौलत से अपने जीवन में कितने सारे दिल जीत लिए थे।